Hello everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and today's topic of discussion is important questions for CSIR Net Life Science examination in the topic Animal Physiology और System Physiology of Animals. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं CSIR Net Life Science के एग्जामिनेशन में और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं पार्ट बी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेल बॉडी ऑफ सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन, और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2016 में। ऑप्शंस हैं इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सीलियक गैंग्लियन और पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। इनमें से किस जगहों पे सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स लोकेटेड होती हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम जान लेते हैं सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या हुआ और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को। ये डिवाइडेड होता है दो ब्रॉडली कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो न्यूरॉन्स है उनको छोड़कर जितनी भी बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। अब क्या है, न्यूरॉन क्या हुआ, न्यूरॉन जैसे हर एक सिस्टम टिश्यूज से मिलकर बना है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से, और ऑर्गन्स टिश्यूज से, और टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ही टाइप की सेल्स का ग्रुप होता है टिश्यूज। तो सेल्स क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। वैसे ही ये जो न्यूरॉन्स होती हैं ये नर्वस सिस्टम की बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये भी एक टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जो न्यूरॉन्स है वो नर्वस सिस्टम की, ये इनको हम दूसरे शब्दों में नर्व सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी होती है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, PNS के अंदर एक और नर्वस सिस्टम आता है जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका मेन काम है किस पे कंट्रोल करना, इनवॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस को मेंटेन रखना। इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो एक नर्वस सिस्टम है उसका नाम है SNS और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक और आता है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों का एक दूसरे का अपोजिट काम होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली क्विक रिस्पॉन्सेज देने के लिए हेल्पफुल है। जब भी बॉडी में या कोई ऐसी सिचुएशन हो, डेंजरस सिचुएशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन, उस कंडीशन में क्विक रिस्पॉन्सेज अगर बॉडी को देने हैं तो उन मसल्स को या उन ऑर्गन्स को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्विक रिस्पॉन्स देने में हेल्पफुल हो सके। फाइट एंड फ्लाइट मोड में प्रिपेयर करता है बॉडी को। ये काम होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स है उनको कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और जो फर्स्ट वाली न्यूरॉन होगी उसको कहेंगे, मतलब जो आगे लोकेटेड होंगी वो होगी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, और जो पीछे उससे पीछे होंगी वो सारी पोस्ट सॉरी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। ठीक है, इस तरीके से ऐसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी अलग होगा। इसमें क्या होता है, कैसा मैकेनिज्म होता है, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो कहाँ लोकेट होंगी, CNS में, मेनली स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको आगे कौन कहाँ पास करता है, इसके जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे साइनेप्स जो जंक्शंस होता है जिसमें ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके साथ साइनेप्स बनाते हैं, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है उनके साथ। ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल्स कहाँ होते हैं, उन ऑर्गन्स पे जिन पे रिस्पॉन्स करना है, जिनको क्या करना है, स्टिमुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि ये न्यूरॉन्स कहाँ लोकेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से दो जगहों पे आपको स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र दिख रहा होगा क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। बाकी सीलियक गैंग्लियन और पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, ये गैंग्लियंस होते हैं। गैंग्लियंस क्या हुआ, गैंग्लियन इज अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल, ठीक है, जो कि CNS से बाहर लोकेट हो। ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स को, या जो न्यूरॉन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, गैंग्लियन। ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन एज गैंग्लियंस। उसके बाद अगर हम बात करें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लोकेट होती हैं।
अब हमको ये जानना है कि ये कहाँ लोकेट होती है स्पाइनल कॉर्ड में। इसका स्पाइनल कॉर्ड के भी काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उनमें से भी कहाँ ये लोकेट होती है। हमारे पास 2 चीज़ें दी गई है, पोस्टीरियर सेल कॉलम और इंटरमीडियो लेटरल सेल कॉलम, यानी कि इंटरमीडिएट वाला पोर्शन या पोस्टीरियर वाला पोर्शन। तो जो सेल बॉडीज़ होती है सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की, ये लोकेटेड होती है इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियाई या इंटरमीडियो लेटरल सेल कॉलम में। अब ये इंटरमीडियो लेटरल सेल कॉलम जानने के लिए हम थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है इस तरीके से दिखता है। इसमें कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबार रीजन और सैक्रल रीजन। इनमें से जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं इंटरमीडियो लेटरल सेल कॉलम। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, या तो आप समझ लीजिए C8 यानी कि लास्ट वाला जो सर्वाइकल रीजन है वहाँ से जो लास्ट वाला है, या तो यहाँ से, या तो आप मान लो कि उसके नीचे जो थोरैसिक वाला है उसके फर्स्ट वाला जो सेगमेंट है वहाँ से लेकर और थोरैसिक का लास्ट वाले तक, या लंबार के फर्स्ट वाले तक, मतलब बीच का जो रीजन है थोरैसिक वाला रीजन, ये पूरा क्या कहलाता है, इंटरमीडियो लेटरल सेल कॉलम। और उसके बाद का पोस्टीरियर। तो यहाँ से ये कहाँ लोकेट होती हैं, इस बीच वाले पोर्शन में ये लोकेटेड होती हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो हमको हमारा आंसर मिल गया, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा, इंटरमीडियो लेटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसोप्रेसिन सिक्रीशन डज नॉट इंक्रीज विद, और ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2016 में। वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन, वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है जिसका नाम है ADH, दूसरे शब्दों में हम उसको कह सकते हैं ADH, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और सिक्रीट होता है बाय द पिट्यूटरी, एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी। अब इसका मेन काम हम जानेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि इनमें से किसकी वजह से इसका सिक्रीशन नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2016 में। ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज, एन इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, स्टैंडिंग और वॉमिटिंग। इनमें से किसमें इंक्रीज नहीं होगा या डिक्रीज होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर वैसोप्रेसिन की बात करें, या जिसे हम ADH कह रहे हैं, ADH हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका इंक्रीज होना या इसका सिक्रीशन होना किस लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, या इसका मेन फंक्शन क्या है। ये हेल्प करता है रिटेंशन ऑफ वाटर। अगर बॉडी में वाटर की कमी है, ज़्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं है, कंसंट्रेशन वाटर की कम है, तो उस कंडीशन में जो यूरिन फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देगा ADH। ठीक है, इसके लिए ये मेन हेल्पफुल है, ताकि जो वाटर लॉस है और जो डिहाइड्रेशन है उससे प्रिवेंट किया जा सके बॉडी को। इसका मेन काम ये होता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम और ECF वॉल्यूम। ECF जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और ब्लड भी क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है, जो फ्लूइड पोर्शन है प्लाज्मा, उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की ही प्रेजेंट होती है। 90% वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वाटर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और so when blood volume of ECF volume or ECF volume of is high, the secretion of ADH inhibited, या कम सिक्रीशन होगा अगर बॉडी में पहले ही वाटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, या जो ECF वॉल्यूम है ब्लड, या जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या है, पहले से ही ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वैसोप्रेसिन सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा या इसका सिक्रीशन रुक जाएगा। ठीक है, और हमको ऑप्शन भी दे रखा है कि एन इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम हम कह सकते हैं, या तो ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ऐसा भी आ सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज होना रुक जाएगा, और हमको यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। और एक्सरसाइज और स्टैंडिंग की कंडीशन में ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहेगा, और वॉमिटिंग की कंडीशन में इसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज पूछा जाता कि किस सिचुएशन में इंक्रीज होगा, तो वॉमिटिंग वाला करेक्ट होता। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल्स लोकेटेड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, और ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2017 में। इनमें से कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स, और इनका मेन काम क्या होता है कि ये डाइजेशन का काम कर सके। ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट जो भी ग्लैंड्स होती है उनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनमें से कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हेल्पफुल है रिलीज ऑफ, रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ हिस्टामिन, और ऑप्शंस हैं आपके म्यूकस नेक सेल, एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स,
चीफ सेल्स एंड पेराइटल सेल्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, तो पहले इन चारों के बारे में जान लेते हैं। मेनली 5 टाइप की सेल्स होती है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, 4 तो यही है और एक और है जी सेल। तो पहले इनके फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे म्यूकस नेक सेल है, म्यूकस नेक सेल का मेन काम होता है ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को। म्यूकस की लाइनिंग हेल्प करती है ताकि जो एसिड्स हैं उनका उसकी वजह से डैमेज ना हो सके, उसकी जो लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग है वो डैमेज ना हो, इसलिए म्यूकस क्या करता है, हेल्प करता है ताकि ये डैमेज ना हो सके। ठीक है, दूसरा है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल इन्हें कहते हैं। पेराइटल सेल्स हेल्प करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन में। ठीक है, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होती हैं, चीफ सेल, और इनको हम जाइमोजन सेल्स भी कह सकते हैं। ये हेल्पफुल होती हैं रिलीज करने के लिए पेप्सिनोजन को और काइमोसिन। ये मेनली काम करते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये मेन काम करते हैं। और लास्ट है एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल। इससे पहले जी सेल जो होती हैं, जी सेल रिलीज करती है एक एंजाइम को, या आप कह सकते हो इसको कहते हैं गैस्ट्रिन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल को कि ये रिलीज कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामिन। ठीक है, और हिस्टामिन क्या काम करता है, हिस्टामिन ये एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर भी है। स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका काम भी करता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए भी ये हेल्पफुल है। हिस्टामिन मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम करता है, ये प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड क्या है, वही एसिड, गैस्ट्रिक का मीनिंग है ये मेनली स्टमक से रिलेटेड है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बोलते हैं तो स्टमक इसमें रिलेटेड है। तो स्टमक में रिलीज होने वाला जो एसिड है उसको कहेंगे गैस्ट्रिक एसिड। और स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस एसिड को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने के लिए हिस्टामिन हेल्पफुल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये किसके थ्रू रिलीज होता है, इन 4 सेल्स में या इन 5 सेल्स में, किसके थ्रू, एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल। जी सेल भी स्टिमुलेट करती है इस टाइप की सेल्स को, एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल को, कि ये प्रोड्यूस करे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामिन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बी वाला, दैट इज एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। और ये क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2018 में। इनमें से कौन सा एक फंक्शन एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू प्ले नहीं होता है, ये एंजियोटेंसिन 2 इस फंक्शन को प्ले नहीं करता है। ऑप्शंस आर, फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ बैरो रिफ्लेक्स बाय एक्टिंग ऑन ब्रेन, प्रोड्यूसेस आर्टीरियोलर कॉन्ट्रैक्शन, ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वेसल कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन। इनमें से कौन सा फंक्शन प्ले नहीं करता है एंजियोटेंसिन 2। अब पहले एंजियोटेंसिन 2 के बारे में जान लेते हैं। एंजियोटेंसिन 2 एक हार्मोन है जो मेनली हेल्पफुल होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, और साथ ही साथ जो ब्लड वॉल्यूम है उसको भी इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल है। एक सिस्टम आता है जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम मेनली काम करता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, अगर ये कम हो चुके हैं, मतलब रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, इसके लिए ये हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है, जो रेनिन होता है ये सिक्रीट होता है मेनली किडनीज के थ्रू। ये भी एक हार्मोन है। इसका मेन काम होता है कि एंजियोटेंसिनोजन जो एक प्रीकर्सर हार्मोन है, इसको कन्वर्ट करे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर फर्दर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, किसके थ्रू, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACT शॉर्ट में इसको कहते हैं। इससे ये कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये मेनली करता है वेसल कंस्ट्रिक्शन फर्स्ट, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा ये करता है, स्टिमुलेट करता है एडिनल कॉर्टेक्स को कि ये रिलीज करे एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि ये रिटेंशन ऑफ सोडियम कंटेंट और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके रिटेंशन को बढ़ा दे, वाटर के रिटेंशन को बढ़ा दे, जिससे क्या होगा, जो बॉडी में वाटर लॉस हुआ है या जो ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और वेसल कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से सिस्टम सारा काम करता है। अब हम जानते हैं कि
एंजियोटेंसिन 2 क्या मेन फंक्शन प्ले करता है और इनमें से कौन सा फंक्शन उसके साथ मैच नहीं होता या इनमें से कौन सा फंक्शन वो प्ले नहीं करता। तो फंक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2, फर्स्ट इज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करना। फिर है स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन रिलीज, इसका ये काम करता है ताकि एल्डोस्टेरॉन क्या कर सके, ब्लड वॉल्यूम को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके और वैसोकंस्ट्रिक्शन के थ्रू ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन एंड फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी ये स्टिमुलेशन करता है एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ADH विच इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ रेनिन। ADH क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसका एक और फंक्शन है वाटर रीअब्जॉर्प्शन के अलावा कि इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ रेनिन, जिससे एंजियोटेंसिन बनने की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बनना रुक जाएगा ना, इनहिबिट हो जाएगा अगर रेनिन रिलीज नहीं होगा तो जब इसको बंद करना होता है तो वो स्टिमुलेट करती है ADH को कि ये सिक्रीट हो और इनहिबिट कर सके रेनिन के सिक्रीशन को। तो ये सारे फंक्शन ये प्ले करते हैं। इनमें से जो बैरो रिफ्लक्स वाला है ये वाला फंक्शन प्ले नहीं होता है बाय द एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ बैरो रिफ्लक्स, ये काम नहीं करता है एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बी वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कॉज रिलैक्सिएशन ऑफ मिसेंजियल सेल्स, इनमें से कौन सा हेल्प करता है मिसेंजियल सेल्स। मिसेंजियल सेल्स क्या हुई, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ग्लोमेरुलर में, इनसाइड द ग्लोमेरुलर। अब ग्लोमेरुलस क्या हुआ, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2019 में और ऑप्शंस हैं हिस्टामिन, थ्रोम्बेक्सिन A2, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। इनमें से कौन सा एजेंट या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आप कह लो हेल्प करता है रिलैक्सिएशन ऑफ मिसेंजियल सेल्स के रिलैक्सिएशन के लिए। मिसेंजियल सेल्स पाई जाती है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस मेनली किडनीज में पाया जाता है, और नेफ्रॉन जिसे कहते हैं, नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसमें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और इससे पहले की एक वीडियो में मैंने बताया था कि मिसेंजियल सेल जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये इन्फ्लुएंस करती है या इंक्रीज़ करती है फिल्ट्रेशन का रेट, क्योंकि ये क्या करती है, जो ग्लोमेरुलस है ये बेसिकली क्या है, कैपिलरीज का बंच है। तो कैपिलरीज में ये रेगुलेट करती है ल्यूमेन के साइज़ को, इसके डायामीटर को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इनका साइज़ क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जब ये रिलैक्सिएशन वाली प्रोसेस में होगी तो ये डायलेट हो जाएगा, जिससे वो इसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन सॉरी इसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में क्या करेंगी, ल्यूमेन के साइज़ को डिक्रीज़ कर देगी, जिससे ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट मेन काम करता है किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही डायलेट होंगी या रिलैक्स होंगी उससे जो डायामीटर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होगा, फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेगुलेट करती है फिल्ट्रेशन को। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रिलैक्सिएशन के लिए कौन हेल्पफुल है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेनली देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिसेंजियल सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू कैल्शियम आयंस, एंड रिलैक्सिएशन इज मीडिएटेड बाय पैराक्राइन फैक्टर्स, हार्मोन्स एंड CAMP। अब कह रहा है कि इनके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होता है मिसेंजियल सेल्स का, मेनली परमिएबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन की परमिएबिलिटी या उनके जो ट्रांसपोर्टेशन है उनकी वजह से, और रिलैक्सिएशन पैराक्राइन फैक्टर, हार्मोन्स और CAMP के वजह से होता है। मेनली अगर हम एजेंट्स की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स एंड डोपामिन हेल्प करते हैं रिलैक्सिएशन ऑफ मिसेंजियल सेल्स। ये तीन जो यहाँ पे हार्मोन कह लो या न्यूरोट्रांसमीटर कह लो, ये हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, रिलैक्सिएशन ऑफ मिसेंजियल सेल्स। तो इनमें से एक ऑप्शन हमको दिया गया है दैट इज डोपामिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला डोपामिन, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। तो बस आज के लिए इतना ही, हमने काफ़ी सारे आई थिंक 5 क्वेश्चंस देख लिए, आगे और क्वेश्चंस के साथ आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।